ठीक है बेटा, कल लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन का बेस था और उसमें थे दो ब्लॉक्स। एक ब्लॉक हमारे पास ये था ए, एक दूसरा ब्लॉक हमारे पास और था बी। ठीक है, इसमें एक ब्लॉक का मास आपको m दिया था और एक ब्लॉक का मास आपको 3m दिया था। इसको पुल किया गया था, तो इसका मास दिया था 3m और इसका मास दिया था m। यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट था, उसकी एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया, स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया बेटा इस पुली से। एंड देन एक पुली यहाँ लगाएगी। कुछ इस तरह का सिस्टम आपको गिवन था और पूछा गया था फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये जो ब्लॉक हैं ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, इनके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो जो न्यूटन ने हमें समझाया हम उसी मेथड को यहाँ पर फॉलो करते हैं। जब आप इसको पुल करोगे बेटा स्ट्रिंग टाइट होगी, स्ट्रिंग के टाइट होने की वजह से ये ब्लॉक भी आगे जाएगा, ये वाला सिस्टम भी आगे जाएगा, मतलब ए वाला ब्लॉक भी आगे जाएगा, बी वाला ब्लॉक भी आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू टू पोर्शन, अगर मैंने इस पूरे डायग्राम को दो पोर्शन में डिवाइड किया, सो दिस लेंथ विल इंक्रीज। इस फिक्स पॉइंट, मान लीजिए एस जो है एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इस ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, इस फिक्स पॉइंट से ब्लॉक ए के बीच की डिस्टेंस कम होगी। यू कैन इमेजिन दैट, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इन पुलिस को अगर हमने मान लिया कि कुछ एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, पुलिस को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि आपसे ये नहीं बोला गया है बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है वो एक मिड पॉइंट है, तो किसी भी इंस्टेंट पर ब्लॉक बी और फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को x भी एज्यूम किया, ब्लॉक ए और फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को x ए एज्यूम कर लिया गया। ठीक है, बिकॉज हमें ये नहीं बोला गया ना कि ये जो एस है बेटा वो एक मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। सो दैट्स व्हाई इधर वाली डिस्टेंस को x a लिया, इधर वाली डिस्टेंस को x b लिया, और समय के साथ x b की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x a की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इफ देयर एनी प्रॉब्लम इन वॉइस तो बताना, मैं माइक लगा दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, तो x a x b हो गया। अब न्यूटन ने हमें और क्या बताया था बेटा, हमें ये बताया था कि किसी भी सिस्टम में सबसे पहले जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको शो करो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो चलो देखो बेटा यहाँ पर कैसे प्रोसेस शो होंगे। ये स्ट्रिंग टाइप है, इसमें टेंशन आएगा T, और ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है, सो दैट्स व्हाई द टेंशन इन ईच पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन। सर माइक म्यूट हो गया आप। जस्ट अ सेकंड बेटा, जरा मैं अपने नेटवर्क को बंद कर दूं, नहीं तो लोग कॉल करते रहेंगे। जस्ट अ सेकंड ओनली। ओके, ठीक है बेटा, तो ये टेंशन इस तरह से आएंगे यहाँ पर टेंशन। ठीक, तो ये टेंशन का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, राइट? बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस पूरे सिस्टम में मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए वर्टिकल फोर्स की एनालिसिस में नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आप mg और n लगा सकते हो, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर।
अब देखो जब आप इसको पुल करोगे बेटा, जब आप इसको पुल करोगे तो यहाँ पर टेंशन आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग जो थी मासलेस और फ्रिक्शनलेस थी, तो टेंशन हर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग में सेम आया, टी 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 हर जगह आया। नाउ अब ये आपके दिमाग में बात ऐसी आ सकती है कि बी और ए आपस में कनेक्टेड है, और बी और ए आपस में कनेक्टेड होने की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज द कनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का यहाँ पर कई बार कनेक्शन है, तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग कितना मूव कर रहा है, कौन से पोर्शन का स्ट्रिंग कितना मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड होगा बेटा कि किसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। दोनों के एक्सेलरेशन को सेम नहीं मानना है, बिकॉज दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एंड दे आर फोर्स्ड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनको फोर्स किया गया, इस रस्सी से बाहर करके जबरदस्ती बोला गया कि तुम्हें इधर ही जाना है, तो इसलिए यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है बेटा, ठीक है। तो मान लीजिए जो ब्लॉक बी है वो आगे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए बी से, और ब्लॉक ए है वो आगे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए से। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर आप न्यूटन की बात मानते हैं तो आप न्यूटन के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि ब्लॉक बी का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा f माइनस 5p इज इक्वल टू 3m ab, ठीक है बेटा। कहीं कोई दिक्कत होगी बोल देना, चुपचाप बैठे मत रहना, ठीक है, चाहे मैसेज कर देना चाहे बोल देना। एंड ब्लॉक ए के लिए अगर आप बात करोगे तो देयर आर 4 टेंशन 1 2 3 4, यहाँ पर 5 टेंशन थे 1 2 3 4 5 टेंशन थे, इस पर 4 टेंशन मिलेगा, तो आपको मिलेगा 4p इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। अगर दोनों को सॉल्व करना है तो p को कैंसिल करना है बेटा। एक तरीका ये है कि आप टेंशन की जगह यहाँ पर ma/4t रख दीजिए, या फिर आप वही कर लेते, ज्यादा आसान होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट यू विल गेट f माइनस 5 और t की जगह आपने रख दिया m a अपॉन 5, सॉरी 5 नहीं 4 is equals to 3mab, and finally you will get f is equals to 5 by 4maa plus 3mab. This is the equation number 3. क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए ए और ए बी की, देन यू विल नीड वन मोर रिलेशनशिप। आपको एक और रिलेशन की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है बेटा, ठीक है। तो एक और रिलेशनशिप आप कैसे लाएंगे? बिकॉज दिस इज द कंस्ट्रेंट मोशन, दैट्स व्हाई यू विल फाइंड आउट दैट रिलेशनशिप। अब देखो बेटा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, बिकॉज स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो इधर वाले पोर्शन में कितनी लेंथ है, किसी भी स्ट्रैंड पर इधर वाले पोर्शन में कितनी लेंथ होगी? अगर इसको x a माना 1 2 3 4 4xa, और इस वाले पोर्शन में कितनी स्ट्रिंग होगी बेटा? 1 2 3 4 5 5xb। अब देखो बेटा, ये वाला मैंने बोला था क्या डिस्टेंस xb इंक्रीज कर रहा है, xa डिक्रीज कर रहा है। xa डिक्रीज कर रहा है तो माइनस, xb इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन स्ट्रिंग का पुली वगैरह के ऊपर से जा रहा है, उसको l नॉट मान लिया बेटा, एंड इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा -4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a। हां बेटा, से प्लस माइनस फिर से समझाओ तो सर। बिल्कुल। देखो प्लस कब हम लेते हैं? प्लस तब लेते हैं जब किसी भी सेगमेंट का लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। जब आप इस ब्लॉक को खींचेंगे तो b जो है वो s से दूर जाएगा, तो s और b के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो समझ गया। और a और s के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया। सो फाइनली यू विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 by 4 times of acceleration of b. Put this value in this diagram, or sorry, equation 3. आपको मिलेगा f is equals to 5 by 4m into 5 by 4 ab। a को मैंने लिख दिया कितना बेटा? 5 by 4 ab plus 3m ab। आप यहाँ से कॉमन लिखिए, 25 by 16 हो गया, ठीक है, प्लस 3 हो गया, और बाहर आ गया m ab। कितना आएगा बताइए? कल वाली क्लास में मैंने आपसे बोला था कैलकुलेशन चेक कर लेना,
मुझे वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ लग रही थी। कितना आ गया? 73 m/60 a f acceleration of v आएगा 16f/73m। अब ए भी पता चल गया तो ए भी निकल जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। बोलो बेटा समझ आ गया? सबको समझ आ गया बेटा? बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? यस सर। ठीक। तो पुली कंस्ट्रेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। पुली कंस्ट्रेंट में ऐसे इक्वेशन आते हैं, एक दो क्वेश्चन हम और ले लेंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो एक दो कंस्ट्रेंट और बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाए। फिर हम आगे चल के और अदर फोर्सेस की भी बात आसानी से कर पाएंगे। अदर फोर्सेस मींस जैसे अभी आगे चल के फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स इंट्रोड्यूस होगा, तो कई तरह के फोर्सेस आने वाले हैं, हम उन सब चीजों की भी बातें करेंगे। ठीक। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना होता है बेटा। विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट रिलेशन यू कैन हैंडल दीस सिचुएशंस। ठीक है। So now we are going to do weights constraint। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें एक लाइन की बात ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सर हमेशा की क्लास लगाना जरूरी है बेटा। मैंने आपको बोला है इफ यू आर इन डमी बैच देन मेरी क्लास आपके लिए जरूरी है। बाकी हमीद सर को कौन सी क्लास दी गई आई डोंट नो, कौन कौन से बैच आपके बने उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप डमी बैच में हैं तो आपके लिए मेरी क्लास जरूरी है। ठीक है, चलिए वेज कंस्ट्रेंट की बात करते हैं बेटा। ठीक, वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा, इसमें देखो एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है अगर वेज कंस्ट्रेंट है तो, इफ two blocks are in contact, दो ब्लॉक है बेटा जो कि कांटेक्ट में है, if two blocks are in contact and moving together ठीक है, दो ब्लॉक कांटेक्ट में है और एक साथ मूव कर रहे हैं, मूविंग टुगेदर, then in order to maintain their contact, in order to maintain their contact क्या होना चाहिए बेटा, वो कांटेक्ट बना रहे इसलिए क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर or you can say acceleration vector or you can say displacement vector, right? तो component of velocity vector perpendicular to contact surface, जहां पर contact है ना, contact surface के perpendicular, ठीक है ना, must remain same। बस यही बात याद रखनी है आपको वेज कंस्ट्रेंट में। ठीक है बेटा, अगर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं और आप ये बोलने वाले हो कि अगर इसका कांटेक्ट बना रहता है तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो सेम होना चाहिए। उसको सेम करोगे आपको रिलेशन मिल जाएगा दोनों की वेलोसिटीज का या फिर एक्सेलरेशन का। ठीक है, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बेटा। अगर मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया,
बहुत सिंपल था आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट एक ये और एक ऐसा ये, ठीक, ये दो ब्लॉक्स हैं बेटा, इसको आपने फोर्स लगाया तो चेक फोर्स है। तो मान लीजिए ये वाला ब्लॉक चल रहा है v1 स्पीड से, ये वाला चल रहा है v2 वेलोसिटी नॉट स्पीड, इसकी वेलोसिटी v1 आ गई, इसकी v2 आ गई। But if you are saying that the both blocks are in contact, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो इसके लिए जो कंस्ट्रेंट रिलेशन बना v1 must be equal to v2। इसीलिए जो पहले क्वेश्चन आप करते थे, आप बोलते थे जब आप इसको पुश करोगे तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि a1 वेक्टर must be equal to a2 वेक्टर। सबसे सिंपल सी बात है जो कि आपको समझ में आई होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बोलो समझ आया है? यस सर। आगे बढ़िए। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटा, आप मुझे बताइएगा कि क्या रिलेशनशिप बनना चाहिए। मान लीजिए कुछ इस तरह से है, सारे सरफेसेस अभी फ्रिक्शन लेस है क्योंकि मैंने आपको फ्रिक्शन पढ़ाया है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने दो बेसिस को रखा, देयर आर टू बेसिस समथिंग लाइक दिस, दो बेसिस, ठीक है। दो बेसिस मतलब एक ये ऊपर वाला है, तिरछा तिरछा है, ये सरफेस का कॉन्टेक्ट सरफेस है कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये कुछ एक तिरछा तिरछा है और मान लीजिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन हमने बना दिया, तो ये हो गया बेटा थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a2, और ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a1 और a2 के बीच में रिलेशन क्या है, बताओ। बोलो बेटा कोई रिलेशनशिप आया? सर प्लीज एक्सप्लेन द फिगर अगेन। अच्छा ये वाला फिगर बेटा, इसमें देखो दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये तिरछा था, जहां पर कांटेक्ट है ना वहां पर थोड़ा तिरछा टाइप का है, ठीक है ना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा तिरछा है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक को अगर थोड़ा सा सेपरेटली मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह के शेप का है ऐसे, और नीचे वाला ब्लॉक उसी शेप का है ऐसे, तो ये दो है, इन दोनों को कांटेक्ट में रख दिया गया। तो ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि हैवी ब्लॉक है तो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a2 से, और इसकी वजह से स्लाइड कर रहा आगे की तरफ, ठीक है। देन यू हैव टू, हाँ बेटा देखो ये नीचे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ये आगे जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से। आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द a1 एंड a1 और a2 के क्या रिलेशन, बेटा बताओ, आपने कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ा होगा, और अभी ये जो बताया गया इसके कारण ध्यान रखना। आपसे क्या बताया कि अगर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं और उनका कांटेक्ट बना रहता है तो जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी वेक्टर या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर का परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस मस्ट रिमेन सेम। परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस जो होगा बेटा कंपोनेंट वो सेम होना चाहिए, बस उसको सेम कर दो आपको रिलेशन मिल जाएगा a2 और a1 का रिलेशन। आया समझ बेटा? कोई तो आंसर बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ मैं बताता हूँ। a2 cos equals to a1 sin, ओके। एक रिलेशन आया बेटा a2 cos equals to a1 sin, किसी और का कोई आंसर? a1 equals to a2 tan theta, a1 equals to a2 tan cot बेटा चेक करो रिलेशन अपना, a1 equals to a2 cot theta या tan theta, क्या बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बेटा?
कोई दिक्कत हो रही है? चलिए मैं करता हूँ ये क्वेश्चन, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, वो आप बताइएगा, बाकी लोग उसको बताएंगे फिर, ठीक है? देखो बेटा, सबसे पहले जो एक ब्लॉक है हमारे पास ऊपर वाला, वो कुछ इस तरह का है, ऐसा है ना। ऊपर वाले ब्लॉक का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, और ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? A2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इस ब्लॉक को A2 एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन A2 को शिफ्ट करो यहाँ पर, तो ये आपको मिल रहा है A2, बिकॉज आपको क्या चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे बेटा, यही इसका परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? यही इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा। अगर ये एंगल आपको थीटा दिया था, ये वाला एंगल आपको थीटा दिया था, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझते जाना, बताते जाना, अगर कोई दिक्कत हो तकलीफ हो, ठीक है। तो अब इस A2 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ गया बेटा? A2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा A2 sin थीटा। बोलो, क्या मैंने सही रिजॉल्व किया बेटा? जो कॉन्टैक्ट सरफेस था उसके परपेंडिकुलर A2 cos थीटा और उसके पैरेलल A2 sin थीटा, क्या मैंने सही रिजॉल्व किया है? सबको समझ में आया कि नहीं? बेटा सबको समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। अब नीचे वाले बेस की बात करते हैं, तो ये नीचे वाले बेस का जो शेप है वो कुछ इस तरह का है, ऐसा। नीचे वाला बेस कुछ इस शेप में है, और ये जा रहा है आगे, इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और वो एक्सेलरेशन है A1। तो अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ये एंगल कितना है बेटा? थीटा है। अब इसका परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर आएगा, और इस A1 को रिजॉल्व करते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में यहां पर आपको मिलेगा A1 cos थीटा, और इधर पर आपको मिलेगा A1 sin थीटा। बोलो बेटा, जो दूसरे वाले का एक्सेलरेशन है क्या उसका रिजॉल्व करना सही लगा आपको? समझ में आया कैसे रिजॉल्व किया? सही लगा बेटा? सर थीटा कैसे आया परपेंडिकुलर के साथ पहले में? बेटा इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन किया है क्या? ये एक इंक्लाइन प्लेन होता था, यहाँ पर वेट रखते थे, mg mg लगता था नीचे, और यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर बनाते थे तो अगर ये थीटा होता था तो ये थीटा हो जाता था। ये तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ ऐसा हुआ, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूँ, थोड़ी देर के लिए देखो, मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूँ, एक यहाँ से पहले यूं ऐसे बनाया, ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, ठीक है ना, और एक हमने ऐसे बनाया, ये अपना खुद में यहाँ से परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है बेटा तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ऑलरेडी थीटा हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया? यस सर। ठीक, चलिए। तो बेटा ये दोनों मैंने रिजॉल्व किए, और आई होप दैट आपको समझ आया कि किस तरह से इसको रिजॉल्व किया गया। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर के कंपोनेंट हमें चाहिए। तो देखो इस बेस का ये कॉन्टैक्ट सरफेस था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट A2 cos थीटा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट A1 sin थीटा। इट मस्ट रिमेन सेम, सो यू विल से if they are in constraint relation, A1 sin theta is equals to A2 cos theta, या फिर बेटा आप ये लिख सकते हो A2 is equals to A1 tan theta, या फिर आप लिख सकते हो A1 is equals to A2 cot theta, जो भी आपका आंसर आया। बोलो समझ आया? यस सर। बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए,
अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक वेज रखा हुआ है, एक वेज रखा हुआ है यहाँ पर ये, और इस वेज के ऊपर यहाँ पर एक और रॉड टाइप का हो सकता है कुछ भी, उसको फिक्स कर दिया है कि आपको ऐसे ही किसी के अलाउंग मूव करना है, कहीं और ये जा नहीं सकता, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये मतलब ये इधर लगता है, इसके नीचे जा सकता है, और ये वाला ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक मान लो नीचे जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन a1 से, और ये इस इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन a2 से। ठीक है बेटा, आपको बताना है रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। आया सर, यस ठीक। चलो बेटा, इसका जवाब दो, ये जो सवाल आपके सामने लिखा है इसका जवाब दीजिए। आया बेटा किसी का? ओके, a1 इक्वल्स टू a2 sin थीटा, a2 sin थीटा, a2 sin थीटा, ठीक है सही। a1 इक्वल्स टू a2 sin थीटा, क्या सबको आ गया बेटा या बताने की जरूरत है? सबको आया बेटा? देखो आपका यहाँ पर देखो, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ये हुआ ना, ये हुआ कॉन्टेक्ट सरफेस। अब अगर ये कॉन्टेक्ट सरफेस हुआ बेटा, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका एक्सेलरेशन जिसको हमने फिक्स कर रखा है उसका एक्सेलरेशन तो a1 ही है नीचे की तरफ, दूसरे वाले ब्लॉक का हमें बनाना है fb, तो ये कुछ इस तरह से है, और इसका एक्सेलरेशन इसके अलाउंग है बेटा कितना है, a2 है। तो अगर ये इसके अलाउंग है, तो अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाई जाए, ये एंगल कितना होगा, थीटा, इधर आएगा a2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा a2 sin थीटा। ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, a1 मस्ट बी इक्वल टू a2 sin थीटा, तभी उसका कांटेक्ट बना रहेगा, अदरवाइज नहीं बना रहेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग।
ये एक छोटा सा ब्लॉक बेटा स्मॉल एम, ये एक बेस है कैपिटल एम, इनको एक सरफेस पर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड दे आर फ्री टू मूव, मतलब वेज भी मूव कर सकता है बेटा, उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक भी मूव कर सकता है, तो दे आर फ्री टू मूव, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड आउट acceleration of block small m and waves capital M. दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं बेटा, दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं आपको। स्मॉल m का mg sin थीटा, बेटा mg sin थीटा तो फोर्स हुआ ना, एक्सेलरेशन पूछा गया, mg cos थीटा नहीं। और किसी का कोई आंसर बेटा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या, बोल देना प्लीज, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है कि आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पर, और कभी भी क्वेश्चन सडनली आ जाता ऑब्जेक्टिव। आया क्या, चलिए मुझे बताना, मतलब चलिए मैं बताता हूँ बेटा कैसे करेंगे इसको। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सेलरेशन ऑफ m इक्वल्स टू g sin थीटा mg cos थीटा, ओके, लेट्स सी बेटा क्या आएगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी that this wave is restricted to move along the horizontal direction and obviously in the left direction, if this block is going to move in downward direction, है ना, अगर ये ब्लॉक बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक, ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक एक्सेलरेशन ए से मूव करना शुरू करेगा इधर पर, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा बेटा, इधर को जाएगा, बोलो यही सिचुएशन आएगी क्योंकि सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये नीचे को स्लाइड करेगा और ये पीछे को स्लाइड करेगा, ठीक है, तो अगर ऐसा है, एक नीचे को स्लाइड कर रहा है, पीछे को स्लाइड कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में हम कैसे इनके एक्सेलरेशन को कोरिलेट कर पाएंगे, कैसे हम इनके रिलेशन को कोरिलेट करेंगे, तो भाई मान लेते हैं कि इस वेव का जो मूवमेंट है वो है पीछे की तरफ कुछ एक एक्सेलरेशन कैपिटल ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, अब ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में होगा बेटा, x के डायरेक्शन में भी होगा और y के डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि इसको ये एक्सेलरेशन ax मिला और इधर वाला एक्सेलरेशन ay मिला, इधर वाला एक्सेलरेशन क्या मिला बेटा, ay मिला, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम एंड यू विल सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको कैसा दिखाई पड़ेगा आपको पता है? आफ्टर सम टाइम मतलब इनिशियल, ये तो बाद का मैंने बताया। मान लीजिए इसका मूवमेंट कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कुछ इस तरह से, सॉरी मेरे पास रेड कलर नहीं है, मैं ब्लैक से बना, तो ये इसका कुछ एक सिचुएशन था इस तरह से। और यहाँ पर रखा हुआ था ब्लॉक, ये था सिचुएशन। और जब ये ब्लॉक नीचे आया तो खिसक करके ये पीछे आ गया, यहाँ से शुरुआत हुई है तो ये खिसक कर पीछे आ रहा है, वो ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक के पास दोनों एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? एक्स भी होगा और वाई भी होगा। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो है इधर को मूव किया, डॉटेड वाला जो है इधर को मूव किया, और ब्लॉक जो है इधर को भी मूव किया, नीचे को भी और पीछे को भी। भाई ये देखो ना, इतना डिस्टेंस ब्लॉक नीचे आया होगा कि नहीं आया होगा, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ बेटा, कुछ आप लोग आज तक जवाब नहीं दे रहे हो, या तो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है। बोलो बेटा क्या दिक्कत क्या आ रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? If there any problem you can ask. कोई दिक्कत है बेटा? ये जो डायग्राम बनाया, क्या आपको ये डायग्राम समझ आया? रिपीट, ओके। इस सिचुएशन को इमेजिन करिए, इमेजिन करिए क्या हो रहा है जब आप इस छोटे वाले ब्लॉक, ये डॉटेड जो बनाया है ये इनिशियल है, इसको भूल जाइए पढ़ने के लिए, ठीक? ये डॉटेड वाले पे कंसंट्रेट करिए। जब आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया तो ये जो बेस था बेटा, ये बेस मतलब मान लीजिए जैसे ये आइस है ना, आइस, आइस के ऊपर कभी ऐसा देखा होगा, ये जैसे आइस अगर रखा हो कहीं फ्लोर पर, फर्श पर, टाइल्स के ऊपर, इस शेप में अगर टाइल्स हो ऐसे इंक्लाइन प्लेन के शेप में, और इसके ऊपर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया ना भारी सा, तो ये क्या होता है बेटा, ये बर्फ जो है पीछे रहता है और वो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे को जाता है। ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं आती बताओ? इसको इमेजिन करो कि ये आइस क्यूब है इस ट्रायंगुलर शेप में, बेस शेप में, ठीक है ना? एक आइस क्यूब है जो टाइल्स के ऊपर रखा हुआ है। अब उस आइस क्यूब के इंक्लाइन वाले सरफेस पर एक मान लो 5 किलो का वेट रख दिया आपने, तो क्या होगा बेटा, ये आइस क्यूब पीछे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? खिसकेगा ना? ये आइस क्यूब पीछे खिसकेगा और ये वेट नीचे खिसकेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। इमेजिन कर पा रहे हो ना? ठीक। तो अगर ऐसा है तो ये ब्लॉक देखो पहले क्या था, इतना हाइट पर था, और जैसे जैसे ये पीछे जाता जाएगा, जैसे जैसे ये आइस के पीछे जाएगा, अब देखो ये पहले इस वाले सरफेस पर था, अब ये इस वाले सरफेस पर है, तो ये जो बेटा वेट आपने रखा था 5 kg वाला, वो नीचे भी गया, और नीचे मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग भी मूव किया और उसके परपेंडिकुलर भी मूव किया, दोनों डायरेक्शन में मूव किया कि नहीं, है ना? दोनों डायरेक्शन में मूव किया है कि नहीं? अगर ये दोनों डायरेक्शन में मूव किया है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, देखो हॉरिजॉन्टली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पीछे गया, ये जो हमारा आइस क्यूब जिसको मैंने माना था ये कितना पीछे गया बेटा, पहले इसका ये वाला एंड यहाँ था, अब इसका ये वाला एंड यहाँ है, कितना पीछे गया x डिस्टेंस, और ये सरफेस कितना नीचे आया होगा तो इसको मान लेते हो, ठीक है, कितना नीचे आया होगा। इसी y और x में रिलेशन फाइंड आउट कर लो तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द दैट ब्लॉक एंड द, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, ये थीटा है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर आप लिखोगे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज टू y इज इक्वल टू x sin थीटा, सो you can say the acceleration of block along y axis is equal to acceleration of the waves into sin theta। बोलो ये समझ आया? बोलो बेटा समझ आया क्या? यस सर। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है बेटा, आसान सी चीज है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है।
एक तो ये तरीका हो गया कि डिस्टेंस में बताया, दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई देखो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन dy है, इसका हॉरिजॉन्टल में ये है। जब आप इसको रिजॉल्व करते, ठीक है ना, इसको जब आप रिजॉल्व करते तो आपको यहाँ पर ये एंगल कितना दिया था बेटा, थीटा ना। अगर आप यही इस लाइन को आगे बढ़ाते ऐसे, इस लाइन को आप आगे बढ़ाते, देन आपको ये एंगल कितना मिलता, 90 माइनस थीटा मिलता। तो आपको इस a का एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलता है a cos 90 माइनस थीटा। a y की वैल्यू a cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होनी चाहिए अगर उसका कांटेक्ट कंटीन्यूअसली बना हुआ है तो। चाहे वैसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, आपकी मर्जी। अब इसको 90 माइनस थीटा क्यों लिखते हैं, ये भी आपके दिमाग में अगर सवाल है तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करना और आपको पता चलना कि ये एंगल थीटा है। ठीक है भैया, समझ आया? कोई दिक्कत? अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैंने आपको सर ये g cos थीटा इक्वल्स टू a sin थीटा हो सकता है in which a is the acceleration of the big block। नहीं बेटा, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक कंस्ट्रेंट रिलेशन बताया है, अभी मैंने बोला है तभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर अभी मैंने केवल इतना बताया कि अगर ये स्मॉल m कैपिटल m के कांटेक्ट में है तो स्मॉल m का जो वर्टिकल कंपोनेंट का वो होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, कैपिटल A sin थीटा के बराबर होना चाहिए, तभी स्मॉल m कैपिटल M आपस में कांटेक्ट में रह पाए। ठीक है, ऐसा करोगे तभी ये कांटेक्ट में रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। अब हमने आपसे पूछा था एक्सेलरेशन, नाउ यू हैव टू यूज द न्यूटन्स लॉ। अब देखो इसके आगे कैसे होगा, इसके आगे तो आपको पता है सब कुछ, आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका वेट mg लग रहा था नीचे, ठीक है बेटा, यहां से एक नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल लग रहा है बेटा ऊपर को, ठीक, ये नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल इधर नहीं लगेगा, इसको तो ब्लॉक पुश करेगा तो नॉर्मल इसका आएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ ये होगा इसका भाई, इस वेट ने इसको पुश किया था ना इस तरफ नॉर्मल, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, और आपने बोला कि ये जो है इधर जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन a से, तो अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, इधर आएगा m cos थीटा और इधर आएगा m sin थीटा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यू विल से m sin थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M कैपिटल A। बोलो क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई? वेज की फ्री बॉडी डायग्राम, बोलो बेटा क्या ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। क्लियर है ना, n sin थीटा m। अब छोटे वाले ब्लॉक का बनाते हैं, अब छोटे वाले ब्लॉक का कैसे बनाओगे, ये रहा हमारा छोटा वाला ब्लॉक, ठीक, इसका बनाया हमने नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड mg का नॉर्मल, ठीक, इसका नॉर्मल उधर लगा। अभी क्या करना है, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है बेटा, ठीक है, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो देखो इधर पर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर पर आ जाएगा नॉर्मल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वाला हमें देखना है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, इसके लिए आप लिखोगे, क्योंकि ये ब्लॉक का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसके आप लिखोगे mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल्स टू ma y, छोटे वाले ब्लॉक की बेटा, उस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन ay है। अब देखो ये सब क्वेश्चन थोड़े से नहीं, अच्छे खासे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बेटा, आप पहली बार कर रहे हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद आप इसको अच्छे से करने लग जाओगे, ठीक है। आप जो भी लगा रहे होगे, एससी वर्मा, डीसी पांडे, जो भी लगा रहे होगे, आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको डायरेक्शन का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, रिजॉल्व कैसे किया उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बोलो ये समझ आएगा, एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, तीनों को सॉल्व कर लो, ए वाई और कैपिटल ए की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा, है ना, निकल जाएगा, निकल जाएगा कि ये बेटा? यस सर। Yes, sir.
ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये वेज कंस्ट्रेंट होता है बेटा, ज्यादा इसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कोई भी वो डायरेक्शन आपको ढूंढ लेना है जहां कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा उसको सेम कर देना है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे न्यूटन ने समझाया है, न्यूटन लॉ जैसे पढ़ा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वो अप्लाई करना है, सॉल्व करना, जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चन अपर लेवल में जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास बट उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसका डिस्कशन फिर कभी करेंगे, ठीक है ना। अभी उसका डिस्कशन करेंगे तो ठीक नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, वो थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंथी है। देखो आपको चीजें क्या होती है ना, आप कंफ्यूजन आपका कहाँ स्टार्ट होता है भाई, एक बार दो बार एक दो फोर्सेस को रिजॉल्व करके नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, हो गया, वो आपको समझ आ गया। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में कई सारी इक्वेशन बनने लग जाएं, 4 से 5 इक्वेशन बन जाएं, तब हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो वो बेटा केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है, वो इसलिए नहीं होता कि आपको नहीं आता है, नहीं आपको आता है, वो केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस है। थोड़े थोड़े करके जब आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, एक अच्छा खासा अमाउंट क्वेश्चन का आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वो चाहे एडवांस लेवल हो चाहे वो एम्स लेवल हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लेवल के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। क्लियर? बाकी आपको रिजॉल्व करना वगैरह समझ आ गया? क्लियर है मेरा? क्लियर है? Yes, sir. सर प्रैक्टिस क्वेश्चन दो। हाँ बेटा ठीक है, अभी देता हूँ, अभी मैं तुरंत फोटो खींच, मेरे पास पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं है और ऑफिस से मैं 2 बार बोल चुका, अभी तक मेरे पास मेल आया नहीं है। सो आज मैं पिक्स को क्लिक करूंगा, स्कैन करके आपको भेज दूंगा, उसी जो मेरे पास अवेलेबल है उसी को भेजता हूँ, आप उसी को सॉल्व करिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। और कुछ लोग होते हैं क्लास में शुरू में बड़े अच्छे से ज्वाइन करते हैं, क्लास में 5-10 मिनट बचा जाते हैं, जैसे 6-7 लोग हैं हमारी क्लास में। कल पहले मैं उनकी खबर लेता हूँ क्या भर्ती हो जाती है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बेटा, ये एससी वर्मा में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, डीसी पार्टी में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। और क्योंकि आप मोस्टली आप उसी बुक को प्रेफर कर रहे हो कभी, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, जिससे कि आपको उन बुक्स को पढ़ करके ऐसा न लगे कि पता नहीं क्या बुक में दिया है, पता नहीं क्या सर पढ़ा है। तो कंसेप्ट वही लगता है हर जगह, क्वेश्चन कहीं का भी हो, किसी भी बुक का हो, कंसेप्ट वही लगता है, बस थोड़ा सा सोचने में की देरी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, और मान लीजिए हमारे पास कोई एक ब्लॉक है बेटा, ये हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, कैपिटल एम मास है इसका, ठीक। और अब इसको हमने कनेक्ट करना शुरू किया पुली की हेल्प से, यहाँ पर एक पुली लगा है, तो इधर लगा देते, तो इधर लगा देते, भागना शुरू कर दिया। अरे रुक जाओ भाई, टाइम हो गया क्या? अभी तो नहीं हुआ। सिचुएशन आ रही होगी, देख कर सिचुएशन समझ में आ रही है बेटा? वन, वन क्या बेटा? When system is released, find out acceleration of, find out acceleration of block कैपिटल M, ये बताएं। सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी आई होप दैट।
सिचुएशन आपको समझ आ रही है? बेटा समझ में आ रहा है? कर पाओगे इक्वेशन की नहीं? कर पाओगे? बस इसके बाद कुछ और नहीं बचा है। तो छोटा सा एक दो क्वेश्चन होगा जनरल कंस्ट्रेंट पर, स्प्रिंग फोर्स, एंड देन वी विल डिस्कस द फ्रिक्शन। आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे और कल आप इसको सॉल्व करते हुए आइएगा। कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपको ये सब खत्म करता हूँ। 4 mg फॉर कैपिटल है। ओके बेटा, कोशिश की आपने, बहुत अच्छी बात है। आंसर कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये आएगा कुछ ऐसा ही, लेकिन ये नहीं है बेटा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करिएगा। Sir, I am not sure. 4 mg upon m, 8 mg upon m. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग थोड़ा थोड़ा चेक करो। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग मैं आपको ये भी बता दूं। यहाँ पर देखो, इस स्मॉल m का कांटेक्ट कैपिटल M के साथ है ना, तो देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीस सरफेसेस एंड बिटवीन दिस सरफेसेस, एंड देयर विल बी द टेंशन आल्सो, राइट? तो इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। 4 टेंशन तो इधर आएगा, देखो 1 2 3 4 टेंशन तो इधर है, एक टेंशन इधर की आएगा नीचे की तरफ जब आप एफबीडी बनाओगे तो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसका एक्सेलरेशन आपने मान लीजिए a1 मान लिया और इसका एक्सेलरेशन आपने a2 मान लिया बेटा, तो इनके बीच में भी रिलेशन कैसे निकालोगे? अगर इसने y डिस्टेंस कवर किया तो इसको x मान लोगे, तो y + 4x ये हो जाएगा कांस्टेंट, एंड देन यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी सब हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आराम से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक, ओके बेटा। सर प्लीज अपलोड टुडेस लेक्चर ऑन यूट्यूब। अभी बैठता हूँ, थोड़ा सा काम करता हूँ। एक्चुअली आपको मंडे को टेस्ट दिए तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है मेरे पास।